नमस्कार, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। बिहार में प्रशांत किशोर की रणनीति क्या होने जा रही है? क्या वो कुछ ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जिससे राजद और भाजपा दोनों का खेल बिगड़े, या फिर कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे ऐसा लग रहा है कि बिहार की राजनीति में कुछ उथल-पुथल हो सकती है? ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अभी हाल ही में चिराग पासवान का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने खुलकर प्रशांत किशोर की तारीफ की है। अब इसके क्या मायने हैं? एनडीए पर सीटों को लेकर दबाव बनाना या फिर कोई और खिचड़ी पक रही है? आज हमारी चर्चा इसी पर होगी। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। आपको क्या लगता है कि बिहार में कुछ खिचड़ी पक रही है? प्रशांत किशोर कुछ गुल खिलाएंगे क्या, या बाकी पार्टियां प्रशांत किशोर का नाम लेके दबाव बनाने की रणनीति के तहत काम कर रही हैं? देखिए, प्रशांत किशोर आज के डेट में धीरे धीरे करके एक फैक्टर बनते चले जा रहे हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं तो ये है कि जो लोगों से बातचीत होती है, यंग जनरेशन से बातचीत होती है, या जो फ्रंट लाइन वोटर्स हैं, मतलब ना इधर है ना उधर है, पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं, किसी धारा से बंधे हुए नहीं हैं, ऐसे वोटर्स जो हैं उनमें से जो बातचीत होती है तो उनमें 10 में से 4 लोग जो हैं वो ऑन एन एवरेज प्रशांत किशोर का नाम लेते हैं। अब ये जो है वो वोट में कन्वर्ट होगा कि नहीं, ये तो श्योरिटी नहीं है। या फिर शहरी इलाकों में, या हम राजधानी पटना में बातचीत करते हैं तो लगता है कि ये वोटर्स उनके हो सकते हैं। गांवों में ये परिस्थितियां नहीं बनेंगी कि नहीं बनेंगी, क्योंकि जब आप बिहार की बात करते हैं तो सभी पूरे प्रदेश की बात करना होगा। लेकिन जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, जो तारीफ के शब्द हैं चिराग पासवान के, एनडीए में रहते हुए, एनडीए का हनुमान खुद को बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान खुद को बताते हैं, और एनडीए में रहने की बराबर बात भी करते हैं, लेकिन तारीफ किसकी कर रहे हैं? वो प्रशांत किशोर की कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर की तारीफ भी खुले मन से कर रहे हैं, खुले दिल से कर रहे हैं। उनके शब्द क्या हैं कि प्रशांत किशोर पंथ से, है ना, जाति से, वर्ग से ऊपर उठकर अगर बिहार के विकास के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है ना। अब तक इस तरह के स्वर हमने नहीं सुने थे चिराग पासवान के। चिराग पासवान ने बड़ी खुले दिल से प्रशंसा की प्रशांत किशोर की, और साथ साथ ये भी कहा कि बिहार फर्स्ट। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि भाई आपका जो एजेंडा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, आप हर जगह करते हैं, उस एजेंडे को भी उन्होंने हाईजैक कर लिया है। तो उन्होंने कहा कि बिहार के लिए अगर कोई, हमारे बिहार के विकास के लिए अगर हमारे एजेंडे पे काम करना चाहता है तो उसका स्वागत है। तो चिराग पासवान स्वागत कर रहे हैं, जबकि एनडीए के जो बड़े दल हैं, बीजेपी या जेडीयू, है ना, उनमें आप किसी भी नेता को आप नहीं देखेंगे आज के डेट में कि वो प्रशांत किशोर की प्रशंसा कर रहे हैं। तो आखिर चिराग पासवान क्यों प्रशंसा कर रहे हैं? कहीं ना कहीं ये संकेत है कि कोई नया जो पकवान है वो तैयार हो रहा है, राजनीतिक पकवान तैयार हो रहा है। चुनाव सामने है, बिहार का चुनाव सामने है, दंगल छिड़ गया है एक तरह से, विधानसभा सत्र समाप्त हुआ, है ना, और अब जो है पूरी तरह से लोग अपने 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 डिसीजंस को फाइनल गोल तक पहुंचाने की कोशिश में लग जाएंगे। लेकिन ये भी बात सही है कि चिराग पासवान एनडीए में हैं, एनडीए से जाने का उनका कोई संकेत नहीं मिल रहा है ना, तारीफ वो जरूर कर रहे हैं। तो इसमें एक जो आपका जो तर्क है कि भाई सीटों के बार्गेन में इससे थोड़ा सा प्रेशर पॉलिटिक्स करने में थोड़ी सुविधा होगी, संभव है ये। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान अपने पुराने रोल में, 2020 वाला जो रोल था उनका, उस चुनाव में, उस रोल में लौट रहे हैं। और इस बार के चुनाव में उनको अपने लिए एवेन्यूज दिख रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार का अल्टरनेटिव
अगर एनडीए में तलाश किया जाएगा तो फिर हो सकता है कि इनकी पार्टी का क्या वजूद है उस वक्त, है ना, उसके हिसाब से फिर हाँ देखिए संभावनाएं बन सकती हैं। ये एवेन्यूज वो देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ उनके जो संबंध रहे हैं जेडीयू के साथ, बड़े स्वीट तो नहीं रहे। वो कहीं ना कहीं बीजेपी एक बीच में है जो कि दोनों को जोड़े हुए। तो अभी भी देखिए लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर चिराग पासवान ने बहुत कुछ बोला, जो कि एन चुनाव के वक्त यदि ऐसी कुछ घटना होती है तो आमतौर पर सहयोगी पार्टी इस तरह के बयानों से कवर अप करते हैं। सहयोगी पार्टी ऐसा बयान नहीं देती है। बिल्कुल। तो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर जैसे मुखर होके वो नीतीश कुमार के खिलाफ बोले, सरकार के खिलाफ बोले, जो कि आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। दूसरे प्रशांत किशोर को भी उन्होंने जैसे जिस तरह से उनकी मतलब उनके बारे में पॉजिटिव बोला है, वो आमतौर पर नहीं होता है। यदि आप दूसरी पार्टी से हैं तो इतना खुलकर मतलब तारीफ नहीं कोई करेगा। दबे स्वर में या कुछ हाँ हूं में कर दे अलग बात है, लेकिन इतना सामने आकर इस तरह से बोलना तो ये अपने आप में संदेह तो पैदा करता है। लेकिन मेरी जो एनालिसिस है वो हमको ये लग रहा है कि टोटल विधानसभा चुनाव में सीटों की ब्लैकमेलिंग का खेल चल रहा है, और इसी तरह की भभकी देकर, गुड़की देकर, दबाव बनाकर हर पार्टी इस चक्कर में है कि अधिक से अधिक सीटें हम अपने लिए हासिल कर लें। तो ये जो है ये भी एक हो सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर का प्रेजेंस है। प्रशांत किशोर खुद जीते या ना जीते, लेकिन उनकी जो बढ़त है वो ऐसा संकेत दे रही है कि वो बड़ी हार का कारण बन सकते हैं दलों की। तो ये है। दूसरा कि आज आप ही कह रहे थे और मेरे ख्याल से आप ही बताइए कि एक और मेरे ख्याल से रणनीति किए हुआ है कि कुशवाहा और मांझी मिले हैं, शायद वो लोग भी सीटों को लेकर कुछ उनकी चर्चाएं हुई। जी बिल्कुल। हाँ। ये मुलाकातों का दौर जो है शुरू हो गया है। आपने अच्छा याद दिलाया कि एनडीए के ही जो दो पार्टियां अभी दिख रही हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा, उनकी जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है ना, तो ये माना जा रहा है कि एनडीए की तरफ से ये लोग चुनाव लड़ेंगे। अभी तक तो ये सीन यही है। इनकी आपस में मुलाकात हुई है और एक्स पर अपने पोस्ट में जीतन राम मांझी ने कहा कि हाँ हम लोग मिले, रणनीति मुलाकात के दौरान जो राजनीतिक परिदृश्य है राज्य का उस पे चर्चा हुई और माना यह जा रहा है कि सीट के मुद्दे पर एनडीए में किसको कितनी सीटें मिलेंगी। अब जब दो बड़े नेता मिलेंगे, दो दल के प्रमुख मिलेंगे, तो इसकी बात तो होगी ही। चुनाव का समय है तो किसको, आपको कितनी सीट मिलेगी, हमको कितनी सीट मिलेगी। तो लेकिन ये इस बातचीत के दौरान सिर्फ ये नहीं होगी कि आपको कितनी सीट मिलेगी और आपको कितनी सीट मिलेगी, या तो ये होगा कि बड़े नेताओं का संदेश लेके गए होंगे उपेंद्र कुशवाहा मांझी जी के पास, या फिर मांझी जी ने उनको बुलाया हो संदेश देने का, या फिर इन दोनों ने अपने स्तर पे मुलाकात तय की हो, ये तय करने के लिए कि हम लोग दोनों मिलकर एनडीए के अंदर अपनी उपस्थिति मजबूत दर्ज कराने के लिए हम लोग मिलकर आवाज उठाएंगे कि हम लोग छोटी पार्टियों को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं, किनारे नहीं कर सकते हैं, या फिर वीटो का भी इस्तेमाल करने की कोशिश होगी, किसी और की एंट्री जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। वीआईपी को लेकर हमेशा चर्चा चलती है कि वो कहीं फिर से जो है शिफ्ट ना हो जाए, एनडीए में उनका स्वागत ना हो जाए। तो उसके लिए भी एक तरह की है ना वीटो करने की बात है, एक पावर अपनी बढ़ाने के वीटो करने की बात। तो ये तमाम बातें हुई होंगी। तो एक तरफ ये भी समीकरण थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो ये है कि चिराग पासवान की तारीफ करना पीके का, और पीके का चिराग पासवान के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना, ये भी इस चीज को भी समझना है कि कभी भी अभी तक तो मैंने चिराग पासवान के खिलाफ प्रशांत किशोर के जुबान से कोई ऐसे तथ्य नहीं सुने हैं जो उनके अगेंस्ट जाते हो। तो प्रशांत किशोर के निशाने पे कौन होते हैं? नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर के निशाने पे कौन होते हैं? तेजस्वी यादव। प्रशांत किशोर के निशाने पे कौन होते हैं? नरेंद्र मोदी और भाजपा
प्रदेश भाजपा के जो नेता हैं वो होते हैं, तो इनको टारगेट वो करते हैं अपनी अपनी सभाओं में, अपने मार्च में, अपनी रैलियों में, अपने संबोधन में इनको टारगेट करते हैं। लेकिन चिराग पासवान के खिलाफ कभी अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बोला। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने भी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला, और जब जुबान खोली तो क्या कहा कि प्रशांत किशोर पंथ, जाति, वर्ग से ऊपर उठकर एक नई किस्म की राजनीति कर रहे हैं, और ऐसे लोगों का स्वागत है। बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो बिहार की राजनीति में ऐसे लोगों का स्वागत है। तो एक तरह से तो कहीं ना कहीं संकेत है और कि खिचड़ी पक रही है, बिल्कुल बिल्कुल हांडी चढ़ गई है, सारे मटेरियल्स उसमें डाल दिए गए हैं, अब उसको आंच लगाने की तैयारी। और एक बात और भी है कि जैसे कि सीटों की दावेदारी भी बहुत बढ़ चढ़कर हो रही है। अब ऐसे में आपसी क्लैश भी है, जैसे कि मांझी और कुशवाहा जी जो मिले हैं तो उसमें भी दावेदारी पर सवाल हुआ है। 50 सीटें पहले ही जो है चिराग पासवान अपने लिए 50 सीटें मांग रहे हैं। इन लोगों का भी 25-30 सीट का मांझी का भी दावा है, 10-15 सीट का उपेंद्र कुशवाहा का भी दावा है। तो ऐसे में सब कितनी सीटें इन लोगों को मिलेंगी, क्या दे पाएंगे? तो और दूसरा कि चिराग पासवान के आक्रामक रूप से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर कहीं ना कहीं भाजपा के सभी जो एलाइज हैं और खुद भाजपा भी थोड़ा असहज जरूर होगी। हालांकि अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं आया है, लेकिन असहजता होगी, क्योंकि मांझी भी दलित वोटों पर अपना जो है पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। तो इसी तरह जेडीयू भाई अपनी दावेदारी चाहेगी कि मुख्यमंत्री पद पर उसकी दावेदारी बनी रहे। भाजपा भी लंबे समय से रेस में है कि भाई कभी उसका भी मुख्यमंत्री बने। तो ये चीजें लेकिन सुनीता जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सीटें तो 243 ही हैं। हाँ, किसको दीजिएगा किसको नहीं दीजिएगा। 243 सीटों में चिराग पासवान अगर एनडीए में रहते हैं तो उनको कितनी सीटें मिलेंगी? हाँ, है ना? तो ये तो वो अच्छी तरह से जान रहे हैं। मांझी जी को कितनी सीटें मिलेंगी? मांझी जी तो कम से कम सीट पर सेटिस्फाई हो भी जाएंगे, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा तो है अपने बेटे को सेट करने की, अपनी बहू को सेट करने की। वो काम वो कर चुके हैं, खुद को सेट करने की वो काम वो खुद को सेट कर चुके हैं। तो उनकी स्थिति तो पूरी तरह से ठीक ठाक है। लेकिन जहां तक चिराग पासवान की रणनीति का सवाल है, वो और उनके समर्थक है ना, उनको सीएम के तौर पे भी देखने लगे। अब कई मौकों पर जो बातचीत हो रही है तो लोग कह रहे हैं कि बिहार में सीएम पद के दावेदार चिराग पासवान भी है। तो ये बात तो उनकी महत्वाकांक्षा, और चिराग पासवान खुद भी कह चुके हैं कि हम विधायकी का चुनाव लड़ेंगे, हम बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना चाहते हैं, है ना। बिहार में रहकर, बिहार में विधायक बनकर हम अपना रोल निभाना चाहते हैं। तो विधायक बनकर रोल निभाने से मतलब क्या, है ना? कम से कम मंत्री तो जरूर बनना चाहते होंगे। बिल्कुल। और मंत्री क्यों बनना चाहेंगे? मंत्री तो वो केंद्र में है ही। तो सीएम बनने की महत्वाकांक्षा चिराग पासवान में होगी, इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है। तो क्यों हम इस संभावना को दरकिनार कर दें कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर एक नया फ्रंट बना सकते हैं, और इस फ्रंट में जो बाकी के दल हैं, है ना, वो भी शामिल हो सकते हैं, है ना। AIMIM को जगह नहीं मिल रही है इंडिया गठबंधन में, है ना, क्योंकि वहां एक तरह से जो है कांग्रेस का वीटो लगा हुआ है या आरजेडी का वीटो लगा हुआ है। उनकी एंट्री वहां संभव नहीं हो, उनकी एंट्री यहाँ पे संभव हो सकती है ना, क्योंकि सीमांचल के कुछ इलाके में, मुस्लिम बहुल इलाके में उनका अच्छा खासा पकड़ हो गया है, और उनके वोट हैं। और अगर कॉम्बिनेशन मजबूत बन जाता है तो उनकी संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। बीएसपी जैसी पार्टियां आ सकती हैं, लांडे जी की जो पार्टी है, नई पार्टी आम आदमी पार्टी आ सकती है, आम आदमी पार्टी भी आ सकती है। तो क्यों नहीं, आप इस संभावना को क्यों किनारे कर रही हैं? ये संभावना हो सकती है कि एक तीसरा जो मोर्चा है वो बड़ा संगठन बन जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब राजनीति जो है निश्चित, क्योंकि मैं तो सीधे तौर पे कह रहा हूं कि एनडीए में अगर सीटों का बंटवारा होगा तो चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेंगी? देखिए, 25 सीटों से ज्यादा तो उनको मिल नहीं रही है। एक बात बता रहे हैं कि राजनीति जो है अनिश्चितताओं का खेल है, तो इसलिए असंभव तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ऊंट किसी भी करवट बदल सकता है।
लेकिन मेरा अपना अपना प्रिडिक्शन है, आप भी कीजिए, हम भी करते हैं, देखते हैं मैं प्रेडिक्शन नहीं करता हूँ। हाँ, मेरा मतलब जो स्थितियां हैं उसके हिसाब से मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। नहीं, मतलब मैं पत्रकार हूँ और वस्तु स्थिति को देखते हुए, जमीनी हकीकत होती है उसको देखते हुए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के आधार पे मैं नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन ये भी एक तरह से अनुमान ही है, ये भी प्रिडिक्शन ही है, क्योंकि आप कुछ परिस्थितियों को देख के अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। ऐसा अभी चिराग पासवान ने कुछ नहीं कहा है, प्रशांत किशोर ऐसा हो सकता नहीं है, ऐसा हुआ भी क्या पिछले चुनाव में आपने देखा? नहीं, तो देखिए कि यही उपेंद्र कुशवाहा कहाँ थे? नहीं, आपकी हम एक अलग फ्रंट था। आपकी इस बात से आपकी AIMIM के साथ थे। आपकी इस बात BSP उसमें थी। इसमें आपकी बात से इनकार नहीं कह रहे हैं। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि संभावनाओं का खेल है, लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में जो हम लोग बात कर रहे हैं वो सिर्फ संभावना पर ही बात कर रहे हैं, क्योंकि बयान आया जरूर है लेकिन संकेत में कुछ कहा गया। अभी ना प्रशांत किशोर ने कुछ ऐसा बयान दिया है, ना चिराग पासवान ने ऐसा कुछ बयान दिया है। तो अभी आप भी अनुमान ही लगा सकते हैं और हम भी अनुमान ही लगा सकते हैं, और कोई चारा है नहीं, क्योंकि फ्रंट में अभी कोई भी कुछ बहुत बड़ी बात, कोई बहुत बड़ा बयान ऐसा नहीं आया। और राजनीति में कोई किसी की तारीफ करता है तो उसका अर्थ होता है, बिल्कुल अर्थ होता है। और चुनाव के समय कोई तारीफ करता है तो उसका और बड़ा अर्थ अब जैसे अब देखिए अर्थ, जैसे अर्थ का बात है, तो जैसे आप अर्थ ये लगा रहे हैं कि मे बी कि उधर भी नजदीकियां बढ़ रही हैं। मेरा अर्थ ये है कि शायद सीटों, और जिस तरह से ये दोनों मेहनत कर रहे हैं, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पीके बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना, सालों से लगे हुए हैं। अक्टूबर में अपनी पार्टी को उन्होंने एक तरह से उसको लॉन्च किया 2 अक्टूबर को, और उससे पहले से वो लगातार लगे हुए हैं, लोगों के बीच हैं, जनता के बीच हैं, उनको तमाम तरह के अपने एजेंडे उनके सामने रख रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, शहर घूम रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। तो तैयारी उनकी बहुत पहले से है। दूसरी तरफ चिराग पासवान भी LJP, है ना, पहले तो इनकी लड़ाई थी कि भाई असली रामविलास पासवान की पार्टी कौन है, तो वो इनको उसमें जीत मिली। चचा को उन्होंने किनारे कर दिया एक तरह से, है ना। एनडीए में भी चचा की पूछ खत्म हो गई, उनकी पार्टी अलग हो गई। तो अब उन्होंने भी पूरी तौर पे अपनी मेहनत की है, और दोनों मिलकर ये संभावना तलाश सकते हैं। ये मेरा अपना बिल्कुल मेरा अपना अनुमान नहीं, बल्कि ये आकलन है, और ये गणित बन सकता है। बिल्कुल, मेरा जो आप जो कह रहे हैं उससे हम असहमत नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान फिलहाल ये है कि अभी के डेट में हमको लगता है कि सीटों का दबाव बनाने की रणनीति ज्यादा है, कि अधिक से अधिक सीटें दबाव बना के एनडीए में अधिक से अधिक सीटें निकाली जा सकें। लेकिन अनिश्चितताएं तो हैं, आप कुछ भी कह नहीं सकते हैं, तारीफ के पीछे कुछ और भी छुपा हो सकता है। तो ये भविष्य के गर्भ में जब तक इन चीजों की औपचारिक घोषणा नहीं होती है तब तक मैं आप ही की थ्योरी को एक्सेप्टेबल मान रहा हूं कि ये दबाव बनाने की रणनीति है। तो चलिए दर्शकों, हमारा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।